मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग जानते ही हैं कि 10 तारीख से नया बैच शुरू है और प्रतिदिन क्लासेस जा रही हैं। और आज हम टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ से संबंधित प्रैक्टिस बैच को लेकर आया हूं। तो आज की कक्षा में हम लोग प्रैक्टिस की क्लास करेंगे। मित्रों, बहुत ही अच्छे तरीके से जो सवाल बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं सवाल को हम लेकर आए हैं। उसके पहले कुछ आवश्यक सूचना के रूप में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 का बैच प्रारंभ हो चुका है और आपके सामने हमारी टीम प्रस्तुत है। जिस छात्र को जिस विषय से टीजीटी पीजीटी करना है, हमारे एंट्री नंबर जो सामने लिखा हुआ है 8299003391, जो एक स्पेशल ऑफर के रूप में 2499 रुपए फी रखी गई है। और इंक्वायरी के लिए 2 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है 6306967730 और 6306919521 पर आप चाहें तो किसी भी प्रकार की क्वेरी ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। और स्क्रीन पर देखिए मित्रों, पहला सवाल है, क्योंकि आज का जो प्रैक्टिस सेट है यह है अक्षांश और देशांतर से संबंधित। तो देखिएगा, पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भूमध्य रेखा से ऊपर किसी दिए गए सीन की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। अर्थात भूमध्य रेखा, देखिएगा ये भूमध्य रेखा बनी हुई है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। मित्रों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का नेचर समझिए। भूमध्य रेखा के ऊपर किसी दिए गए सीन की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो मित्रों वह कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। आप लोगों को यह पता होगा कि अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी पर ध्रुवतारे के आधार को मान करके इस रेखा का निर्माण किया गया। और ध्रुवतारा 3 तारों का समूह है, पोलारिस ए, पोलारिस बी, पोलारिस पी, 3 तारों का एक क्रम है। और इसी ध्रुव तारे के आधार पर हमारे अक्षांशों का निर्माण किया गया था। तो पहला आंसर जो होगा मित्रों, यह होगा भूमध्य रेखा से ऊपर किसी दिए गए सीन की कोणीय दूरी क्या कहलाती है मित्रों? तो वो अक्षांश कहलाती है, देशांतर नहीं कहलाती, प्रधान देशांतर नहीं कहलाती, इनमें से कोई नहीं होता। अब मेरी बात समझिएगा, देशांतर रेखा क्या होती है? यहां पे एक ऑप्शन बना हुआ है देशांतर का, तो हम लोग देशांतर की भी बात कर लेते हैं कि देशांतर क्या होता है। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची गई है, ये दोनों ध्रुवों पर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। मित्रों तो ध्यान दीजिएगा, अगर अक्षांश की संख्या पूछ दे आपसे, तो अक्षांश की जो संख्या होती है मित्रों, यह होती है 180 और विषुवत रेखा को मिलाएंगे तो 181। यदि विषुवत रेखा को मिलाते हैं तो संख्या 181 हो जाती है, और बिना विषुवत रेखा की बात यदि कही जाती है तो 180 हो जाती है। क्योंकि अक्षांश और देशांतर वाले अध्याय में मित्रों मैंने आपको बताया भी था कि पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा का निर्माण हुआ है वह ध्रुव तारे के प्रकाश के आधार पर हुआ है। जितना उत्तर से दक्षिण ध्रुव तारा आता गया, 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1-1 अक्षांश रेखाओं का निर्माण किया गया। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहां पे अक्षांश रेखा की संख्या 180 है, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ भूगोलवेत्ता 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण वाले अक्षांश रेखा को रेखा न मानते हुए इसे एक बिंदु मानते हैं। इसलिए कई अक्षांशों की जो संख्या होती है मित्रों, एक 90 डिग्री वाली उत्तर में और एक 90 डिग्री वाली दक्षिण में 2 अक्षांश कम हो जाते हैं। तो 2 अक्षांश कम होगा तो कितना होगा? 178 हो जाएगा। और यदि इसमें विषुवत रेखा जोड़ेंगे तो 179 हो जाएगा। ये भी 2 साक्ष्य आपको याद रखना पड़ेगा अक्षांश से संबंधित। तो यहां पे आंसर मित्रों कौन सा होगा? अक्षांश होगा। क्वेश्चन बहुत शानदार था मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 180, विषुवत रेखा को मिलाकर 181, अन्य भूगोलवेत्ताओं के अनुसार 178
और विषुवत रेखा को मिलाकर के 179 हो जाती है। हमें ये बात याद रखनी है। पहले क्वेश्चन की बात हो गई, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है। अब मैंने आपको पहले वीडियो में ही अक्षांश और देशांतर की बात कही है मित्रों। यहां पे लिखा है ऑप्शन में कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक वृत्त। अब मेरी बात समझिएगा, यदि मैं आपसे भूमध्य रेखा की बात कहूं तो भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री पर। और यदि मैं आपसे यह कहूं कि मकर रेखा और कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, तो कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में स्थित है और मकर रेखा 23.1/2 डिग्री 1/2 डिग्री साउथ में स्थित है। अब मेरी बात समझिएगा, आप अक्षांश रेखाओं को देख रहे हैं और आर्कटिक वृत्त की यदि बात आती है तो 66.1/2 डिग्री के उत्तर के क्षेत्र की बात होती है। तो यहां पर यदि यह पूछा जाए कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण कौन सी रेखा करती है। क्वेश्चन का नेचर यही कहता है कि किस रेखा के सहारे सबसे बड़े वृत्त का निर्माण होता है। ऐसे सवाल टीजीटी में एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछे जा चुके हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि भूमध्य रेखा को ना पूछ करके वो कर्क रेखा, मकर रेखा या 23 डिग्री के पहले वो 20 डिग्री लिख देते हैं। ऐसे भी सवाल बने मित्रों। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो जो रेखा सबसे लंबी होगी, जो रेखा सबसे लंबी होगी उसी रेखा के सहारे, आप देख भी रहे हैं कि जो भूमध्य रेखा है जिसे आप विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के सहारे, भूमध्य रेखा के सहारे, रेखा के सहारे सहारे सबसे बड़े वृत्त का निर्माण होगा। भूमध्य रेखा के सहारे सबसे बड़े वृत्त का निर्माण होगा, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण होगा, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण होगा। तो याद रखिएगा, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण किसके सहारे होगा। तो यहां पे आंसर बनेगा भूमध्य रेखा। क्यों बनेगा ऐसा? क्योंकि भूमध्य रेखा से छोटी रेखा है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से छोटी है मकर रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा कितने डिग्री पर है? 23.1/2 डिग्री साउथ में है। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में है। तो भूमध्य रेखा के सहारे सबसे बड़े वृत्त का निर्माण हो। यदि आपके पास लंगड़ा प्रकार हो मित्रों, यदि आपके पास लंगड़ा प्रकार हो तो आप दोनों कोण पे लंगड़ा प्रकार लगाएंगे और गोला का निर्माण करेंगे, तो सबसे बड़े वृत्त का निर्माण इसी रेखा के सहारे होगा। तो इसलिए हमें यह याद रखना है कि जो विषुवत रेखा है इसके सहारे सबसे बड़े वृत्त का निर्माण होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी जो लंबाई है मैंने आपको अक्षांश की रेखा में पढ़ाया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे दूसरे का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। बहुत ही अच्छा सवाल है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? यहां पे आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। चाहे भूमध्य रेखा बोलिए, इक्वेटर बोलिए। और इसके उत्तर में 23.1/2 डिग्री पर, 23.1/2 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या है इसका नाम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम है। कैंसर यह 23.1/2 डिग्री उत्तर में स्थित है। मुझे उम्मीद है आपको आंसर पता चल गया होगा कि यह एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है। तो यह रक्त संबंधी बीमारी नहीं है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह वो कैंसर नहीं है जो व्यक्तियों को होता है। ये देखिएगा 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है। इसलिए मैंने चूंकि आपको बताया कि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त कर देती है मित्रों, और 2 बराबर भागों में विभक्त करके एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध का निर्माण करती है। और उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसी रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहीं पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है 23.1/2 डिग्री दक्षिणी। तो 23.1/2 डिग्री दक्षिणी जो होता है
वो ये रेखा है, डिग्री दक्षिणी साउथ में स्थित है, तो यहां पर डी वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर कहां पे छिपा हुआ है, कर्क रेखा पे छिपा हुआ है। तो दूसरे सवाल का आंसर कहां पे छिपा है, बी सी में, तो आंसर हमारा सी होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी चौथा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ध्रुवों की तरफ, अब मेरी बात समझिएगा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, मतलब कि यदि आप पृथ्वी बनाते हैं, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं का निर्माण करते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह की अक्षांश रेखाएं हैं। अब जैसे समझिएगा, यहां पे लिखा है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है। यदि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ आप जाते हैं, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे, तो अक्षांशों की लंबाई क्रमशः क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो अक्षांश की यदि लंबाई घटती जाएगी, अक्षांशों की लंबाई मित्रों क्या हो रही है, अक्षांशों की लंबाई घटती जा रही है, तो जो वृत्त बनेगा वह भी कैसा होगा, वो भी घटता जाएगा। जो वृत्त बनेगा वो भी क्रमशः बोली कैसा होता जाएगा, घटता जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यह वृत्त स्थिर रहता है, यह घटता जाता है, यह बढ़ता रहता है, या पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो यदि ये रेखा इतनी बड़ी है, अगली रेखा उससे छोटी, अगली रेखा उससे छोटी, अगली रेखा उससे छोटी, अगली रेखा उससे छोटी, और यहां यदि आप ध्रुव पर जाते हैं तो बताएं जो हमारा वृत्त बनेगा, दोनों ध्रुव की बात मैं कर रहा हूं, चाहे उत्तर जाइए चाहे दक्षिण, तो बताइए कि क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो यह कैसा होता है, यह घटता है मित्रों। यह बात जो है यहां पर मैंने व्याख्या कर दी है, आप इस बात से एकदम सहमत होंगे। स्थिर तो नहीं हो सकती, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम विषुवत रेखा से उत्तर पे जा रहे हैं, और क्योंकि विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ी रेखा होती है, तो भूमध्य रेखा से उत्तर जाएंगे तो सबसे बड़ी का सेंस सबसे लंबी है, ये सबसे लंबी रेखा है, और जैसे जैसे उत्तर बढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई में गिरावट आती जाती है, तो उससे जो वृत्त का निर्माण होगा मित्रों, वह वृत्त भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर क्या होता है, यह घटता जाता है। आंसर बी सही होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लें, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे। टीजीटी पीजीटी के जो छात्र होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही मतलब बुद्धिमान होते हैं, प्रबुद्ध वर्ग होता है, तो वो हर एक चीज को, छोटी छोटी बातों को केयर भी करेंगे और उसको ध्यान भी देंगे। जहां पे समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, चीजें फिर से रिपीट हो जाएंगी अगली वीडियो में। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बहुत मजेदार सवाल आपके स्क्रीन पर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। अब मेरी बात समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। हमने निकालने का तरीका बताया कि यदि हम पृथ्वी के ध्रुवीय परिध की दूरी अगर निकाल लें तो इसकी जो दूरी आएगी मित्रों वो 40,008 किलोमीटर आएगी। कितना आएगी, 40,008 किलोमीटर आएगी। इसकी यदि हम व्यास की बात कर दें मित्रों तो व्यास कितना होगा, 20,004 किलोमीटर आएगा। यदि हम इसके 1/4 की बात कर दें, 1/4 की बात कर दें तो 10,002 किलोमीटर आएगा। और आपको पता है कि अक्षांशों की संख्या उत्तरी गोलार्ध में कितना है, तो आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या 90 है, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश की संख्या कितनी है, 90 है। दोनों में 90-90 अक्षांश रेखाएं हैं। यदि हम 10,002 से 90 से भाग दे दें तो उम्मीद है कि हमारा आंसर 111 किलोमीटर लगभग आ जाएगा। आप भाग करेंगे मित्रों, आंसर एकदम एग्जैक्ट 111.3
132 किलोमीटर आएगा और यही लगभग 111 किलोमीटर आंसर जो हमारा है बी वाला आंसर एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होगी मित्रों? 111, लगभग 111 किलोमीटर। यहां 121 किलोमीटर लिखा है। अक्षांश और देशांतर दोनों की दूरी, चाहे अक्षांश की बात कर दे चाहे देशांतर की बात कर दे मित्रों, दोनों की जो दूरी होती है, दोनों के बीच की दूरी लगभग 111 होती है। और 11 किलोमीटर तो होती नहीं है और 21 किलोमीटर होती नहीं है, तो याद रखिएगा। और 121 भी नहीं होगा, लगभग दोनों की दूरियां 111 किलोमीटर करीब होती है। 111.13 किलोमीटर, 32 किलोमीटर या 23 किलोमीटर, इस तरीके से आता है। तो इसको आप करेंगे, कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो 5वां सवाल का आंसर कौन सा सही होगा? बी आंसर सही होगा मित्रों। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी वाला सवाल यहां पे सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? अब देखिएगा, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त, अगर ये हमारी भूमध्य रेखा है, यही बीचों बीच में खींची गई है। भूमध्य का मतलब ही क्या होता है मित्रों? भूमध्य का मतलब कि भूमध्य रेखा का मतलब यह होता है कि वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में खींची गई है। तो यदि भूमध्य रेखा बीचों बीच में खींची गई है तो इसी रेखा के सहारे हमारे पृथ्वी 2 बराबर भागों में विभाजित होगी। और इसके अलावा यदि कोई भी रेखा आप खींचते हैं तो पृथ्वी 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं हो सकती है मित्रों, इस बात को याद रखिएगा। तो जब नहीं हो सकती है तो 23 से 1/2 भी नहीं हो सकती है, 23 से 1/2 डिग्री साउथ भी नहीं हो सकती है, 66 से 1/2 डिग्री नॉर्थ और 66 से 1/2 डिग्री साउथ भी नहीं हो सकती है। अर्थात कोई भी अक्षांश नहीं होगा मित्रों। केवल भूमध्य रेखा के सहारे, अक्षांश रेखा की बात हो रही है, केवल भूमध्य रेखा के सहारे ही पृथ्वी 2 बराबर भागों में विभक्त होती है, वरना कोई अक्षांश रेखा ऐसी नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त कर ले। तो मित्रों आंसर कौन सा सही होगा? यहां पर आंसर यहां पर डी सही होगा। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ रही होगी। ऑप्शन देखिएगा, पहला कर्क रेखा लिखा है। क्या कर्क रेखा से पृथ्वी 2 बराबर भागों में विभाजित हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको कर्क रेखा दिखा देता हूं मित्रों कि यहां पे कर्क रेखा कहां पे है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर इस रेखा को 23 से 1/2 डिग्री कहा जाए, नॉर्थ में यह कर्क रेखा है, तो क्या पृथ्वी 2 बराबर भागों में विभाजित हो सकती है? आप प्रैक्टिकल खुद देख सकते हैं। आप बोलेंगे सर कभी नहीं हो सकती है। अगर हम इसी कर्क रेखा के नीचे यदि हम मकर रेखा को बना दें, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मकर रेखा का है मित्रों, अगर हम मकर रेखा की बात कर लें तो बताइए मकर रेखा जो 23 से 1/2 डिग्री साउथ में स्थित है, क्या इसके सहारे पृथ्वी 2 बराबर भागों में? नहीं। पता चलेगा कि पृथ्वी का 3 भाग ऊपर हो गया और 1 भाग नीचे हो गया। तो मित्रों यहां पर भी पृथ्वी 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रही है। दोनों ऑप्शन गलत हो गया मित्रों। और तीसरा बना 66 से 1/2। अगर ये 66 से 1/2 डिग्री है तो बताइए क्या इससे पृथ्वी 2 बराबर भागों में विभाजित होगी? नहीं हो सकती। क्या इससे होगी? तो 66 से 1/2 डिग्री साउथ किसी से नहीं होगी। केवल एक रेखा मित्रों जिसे 0 डिग्री कहा जाता है, उसी के सहारे पृथ्वी केवल 2 बराबर भागों में विभाजित होती है मित्रों, केवल 2 बराबर भागों में। इसके अलावा कोई रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती है। इस बात को आप दिमाग में एकदम गठिया के बना करके रख लीजिएगा, यही आंसर सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि विषुवत रेखा यहां पे लिखा नहीं है और कर्क रेखा, मकर रेखा और 66 से 1/2 डिग्री जिनसे जो है 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं हो सकती है। तो आंसर यहां पे कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए मकर रेखा अथवा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? देखिए यह सवाल बहुत जबरदस्त है कि मकर रेखा कहां से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा आपको पता है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, मैं पूरे विश्व का मैप बना देता हूं मित्रों, तो आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी कि सर मकर रेखा कहां से गुजरती होगी। मेरी बात समझिएगा, मकर रेखा कहां से गुजरती होगी। आपको पता है कि 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, यह कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर से गुजरी है। उत्तर से गुजरी है तो भारत में देखिए कर्क रेखा गुजरी है, मकर रेखा नहीं गुजरी। तो भारत वाले ऑप्शन को तुरंत काटिए कि भारत नहीं होगा। अब मेरी बात समझिएगा,
यहां पर ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड आपके ऑप्शन में है, तो ग्रीनलैंड से भी मकर रेखा नहीं गुजरेगी क्योंकि यह कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो यहां पर ग्रीनलैंड वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन हमारे पास दो बचा, जिम्बाब्वे और मालागासी। तो याद रखिएगा जो मकर रेखा है मित्रों वो ऐसे गुजरी है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है नहीं, दक्षिणी अमेरिका का कोई देश है नहीं। दक्षिणी अमेरिका के देशों की अगर बात करें तो फ्रेंच गुयाना, सुरिनाम, चिली, ब्राजील, इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, कोई देश नहीं है। तो दक्षिणी अमेरिका का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि अफ्रीका के दो देश यहां पे लिखे हुए हैं, जिम्बाब्वे और मालागासी। तो जिसमें से करेक्ट आंसर होगा मालागासी। अफ्रीका के मालागासी से होकर यह रेखा गुजरती है, तो मालागासी आंसर लगेगा मित्रों। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, मालागासी होगा। उम्मीद है मेरी बात एकदम आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि चीजों को एकदम निचोड़ करके दिखा दिया गया। यदि आप ये चाहते हैं, पहली बात क्वेश्चन को हल करते समय पहले ऑप्शन पे नजर रखिए कि ऑप्शन कहां कहां का बना। जब भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है और ऑप्शन में मकर रेखा पूछा गया है, तो भारत को तुरंत काट दीजिए, भारत तो वहां पे नहीं आएगा। उत्तरी गोलार्ध के ग्रीनलैंड जिस पर अधिकार डेनमार्क का है, ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, तो ग्रीनलैंड को काटिए क्योंकि ग्रीनलैंड यहां पे नहीं है। अब दो देश जिम्बाब्वे और मालागासी, ये दोनों जो हैं अफ्रीका के हैं। तो अब कौन सा होगा, तो यार जिम्बाब्वे से नहीं जाता बल्कि कहां से जाता है, मालागासी से जाता है, जिसको मालागासी मतलब मेडागास्कर से बात होती है। तो यहां पर हम लोग आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन क्लियर होगा। और यहीं पर मेडागास्कर है, यहीं से होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से होकर मकर रेखा लगभग बीचों बीच से जाती है। मित्रों उम्मीद है ये मेरी बात आपको क्लियर दिमाग में बैठ गई होगी। तो ये हमारे 7वें क्वेश्चन का आंसर था। कौन सा आंसर सही होगा मित्रों, तो बी होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, कोई समस्या यहां पे नहीं होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा बहुत जबरदस्त सवाल लेकर के आया हूं, अक्षांश देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। अभी अक्षांश देशांतर से एक वीडियो और आपको मिलेगी जो प्रैक्टिस के रूप में होगी, उसमें केवल वही सवाल डाले जाएंगे जो हूबहू टीजीटी में विगत वर्षों में पूछा गया है। हूबहू, ये तो मान लीजिए ये जो सवाल बने हैं ये वे सवाल है मित्रों जो आप संभावित है, जो आ सकते हैं एग्जाम में, इस तरीके के सवाल। तो यहां पर देखिएगा अगला सवाल, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, देखिएगा इसका पहला नाम रखते हैं भूमध्य। भूमध्य का मतलब कि वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसी भूमध्य रेखा को विषुवत भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विषुवत। विषुवत किसे कहते हैं, इसी का एक नाम है इक्वेटर। इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य, इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत। और सूर्य का लंबवत प्रकाश 21 मार्च, मित्रों ध्यान दीजिएगा जो तथ्य आपको दिया जा रहा है, 21 मार्च और 23 सितंबर के समय सूर्य का दो बार लंबवत प्रकाश पड़ने के कारण दो इक्विनॉक्स का निर्माण होता है। दो इक्विनॉक्स का निर्माण होता है, बसंत एक शरद, बसंत और शरद दो बार सूर्य का लंबवत प्रकाश, एक बार 21 मार्च, दूसरी बार 23 सितंबर को लंबवत प्रकाश पड़ने के कारण इसका नाम जो है विषु पड़ा। और विषु का मतलब होता है कि वह रेखा जहां पे सूर्य की सर्वाधिक किरणें पड़ती हैं, लंबवत सर्वाधिक किरणें, तो ये विषु है मित्रों। और आपसे पूछा गया है आंसर में कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। पहला ही ऑप्शन मिल गया भूमध्य रेखा, आंसर हमारा यही सही होगा। कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री पर स्थित है, 23 से 1/2 डिग्री उत्तर में। मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री साउथ में स्थित है। और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा 0 डिग्री वाली रेखा है, जिसे भूमध्य, विषुव और इक्वेटर के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो यहां पर यह आंसर सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्ट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका क्या है, एकदम सही आंसर होगा मित्रों। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा अब, देखिएगा अगला सवाल, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। अब देखिएगा यहां पे ये पूछा गया
कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी कहां से मापी जाती है? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। पहला आंसर ये जो सवाल है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई ये पूछे जाए पृथ्वी का केंद्र निर्धारित नहीं है, पृथ्वी का केंद्र निर्धारित नहीं है, पृथ्वी को कहीं से भी खोप दीजिए, कहीं से भी, जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी छोटी होती, कहीं से अगर करेंगे ऐसे तो केंद्र से होकर के ही जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पूछा गया अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण बिंदु को कोणीय दूरी जो मापी जाती है वो कहां से मापी जाती है? वो मापी जाती है भूमध्य रेखा से मापी जाती है, बीच वाली रेखा से मापी जाती है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कर्क रेखा से नहीं, पृथ्वी के केंद्र से नहीं, ध्रुवों से नहीं मापी जाती। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। वो कहां पे है? विषुवत रेखा 0 डिग्री। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली, देशांतर से सवाल आ गया मित्रों। कहां से आ गया? देशांतर से। देखिएगा, ये देशांतर रेखा है जो ध्रुव को जोड़ती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो लॉन्गिट्यूड के नाम से जानी जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं। सभी देशांतर रेखाएं आपस में कहां मिलती है मित्रों? ध्रुवों पर आकर मिलती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, सभी देशांतर रेखाएं आपस में ध्रुवों पर मिलती हैं। आंसर कौन सा होगा? इसी को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। मध्याह्न का मतलब, मध्याह्न का मतलब होता है मध्याह्न अक्षांश। मध्याह्न मतलब कि विश्व मानक समय रेखा की बात कर रहा है जो 0 की 180 विपरीत होती है, और अक्षांश मतलब पृथ्वी की 0, पृथ्वी अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर कौन सा बन चुका है? बी बन चुका है। यहाँ पहला आंसर नहीं होगा मध्याह्न अक्षांश। यहाँ पे देशांतर आंसर होगा कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? यह समकोण रेखा पर, यह जो अक्षांश रेखा होती है मित्रों, इसको समकोण, देखिए 90 डिग्री का कोण बनाती है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहां पर प्रतिच्छेद करती है। और इस रेखा को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? देशांतर कहा जाता है। उम्मीद है मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो यहां पे इसको देशांतर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? देखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? यहां पे देशांतर दे दिया, अगर ये अक्षांश दे देता मित्रों तब भी आपको बताना है क्या कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा गोरे कहा जाता है, गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे कहा जाता है। और अक्षांश देशांतर के, जैसे देखिए यहां पर अगर मैं इस तरीके का फिगर बना दूं और ये पूछूं कि अक्षांश देशांतर के बीच जो स्क्वायर निर्मित होता है उसे क्या, किस नाम से जानते हैं? तो ये क्या कहलाएगा? तो ये ग्रिड कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? ग्रिड कहते हैं। अगर ये नाम पूछ दे तो ग्रिड बताएं। यदि आपसे ये पूछ ले कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। तो याद रखना है, जोन, ग्रिड, गोरे, ये नाम याद रखना है आपको। तो यहां पर हमने देखा आंसर कौन सा सही होगा? गोरे। बेल्ट नहीं होता है। बेल्ट का मतलब समझिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को बेल्ट कहा जाता है। तो यह बेल्ट नहीं पूछा जा रहा है। दो देशांतर के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? काले कोई शब्द नहीं होता है, समय पेटी होती है, लेकिन यहां पर समय का उससे कोई संबंध नहीं है। तो याद रखिएगा ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा मित्रों? यहां पे आंसर होगा हमारा गोरे। 11वें का आंसर कौन सा सही होगा? बी होगा। एग्जैक्ट आंसर बी है, इसको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, देखिएगा समझिए मेरी बात को। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुक करके 23.1/2 डिग्री झुक करके, पूर्वी गोलार्ध की बात हो रही है, पूरब में झुकी हुई है और झुक करके
24 घंटा में एक घूर्णन पूरा करती है। इस सवाल का आंसर देखिएगा मित्रों, 24 घंटा में एक देशांतर पूरा करती है, मतलब 24 घंटा में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुक करके 360 देशांतर को घुमा देती है। अर्थात देशांतर की जो संख्या है मित्रों, देशांतर की जो संख्या है, देशांतर की संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360 होती है। देशांतर की संख्या है 360। बात समझिएगा, देशांतर की संख्या है 360। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो 24 घंटा में एक घूर्णन पूरा करते हो, 360 देशांतर को घुमाती है। तो बताइए एक घंटे में कितने देशांतर को घुमाएगी? 360/24 करेंगे, बराबर आ जाएगा 15 देशांतर। जब एक घंटा में 15 देशांतर कर रही है, एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। जब 60 मिनट में 15 देशांतर कर रही है तो बताइए कि एक देशांतर को घुमाने में कितना समय लगाएगी? एक देशांतर घुमाने में कितना समय लगाएगी मित्रों? तो एक देशांतर घुमाने में 15 चौको 60, अर्थात 4 मिनट का समय लगेगा। आंसर कौन सा सही होगा? तो 4 मिनट का समय लगेगा। आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला ही आंसर लिखा हुआ है, 4 मिनट का समय लगेगा। तो मित्रों ये जो मैंने चीजें आपको बताई है, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और झुक करके एक घूर्णन पूरा करने में, एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगाती है? 24 घंटा लगाती है। सवाल क्या बना कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो जो समयांतराल होगा 1 डिग्री के बाद दूसरे डिग्री में, वह 4 मिनट का होगा मित्रों। तो 4 मिनट याद रखिएगा। और यदि आपसे यह पूछेगा कि एक घंटा में कितना, एक 15 मिनट में कितना, तो जब 4 मिनट में 1 डिग्री तो 15 मिनट में कितना होगा? तो 15 मिनट, 4 मिनट में जब 1 डिग्री होगा तो 15 मिनट में 4 चौको 16, लगभग पौने 4 होगा। क्योंकि अगर यहीं पे 16 होता तो आप बोलते कि सर 4 डिग्री हो जाता, लेकिन 4 डिग्री हो जाता, लेकिन ये 4 डिग्री 12 घंटे में पूछ रहा है। 4 तिहाई 12, मतलब 12 घंटे। अब घंटा दे दिया यहाँ पे, एक घंटे में जब 15 मिनट तो 12 घंटे में कितना होगा? तो आप बता सकते हैं कि एक घंटा में जब 15 डिग्री, एक घंटा में जब 15 डिग्री तो 12 घंटा में कितना? तो 12 गुणे 15 कर दीजिए, 12 गुणे 15, एक घंटा में 15 तो 12 पच्चे 60, 12 कम 12, 12 6 18, अर्थात 180 डिग्री को यह 12 घंटे में घुमा देगी। और एक घंटे में कितना डिग्री? तो 15 डिग्री। हम चारों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। और 1 डिग्री में कितना मिनट का समय? 4 मिनट का समय लगेगा मित्रों। उम्मीद है मुझे यह बात आपको समझ में आ रही होगी। 12वें का क्वेश्चन का आंसर कौन सही होगा? ए सही होगा। तो उम्मीद है यह बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात एक समान रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो भूमध्य रेखा होगा कि कर्क रेखा होगा कि मकर रेखा होगा कि हिंज रेखा? हिंज रेखा कोई बात ही नहीं। अब समझिएगा, ये हमारी कर्क रेखा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी है। क्या की आपसे कि 0 डिग्री पर सूर्य का जो लंबवत प्रकाश होता है, अगर ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य का जो लंबवत प्रकाश मित्रों यहां पर पड़ता है, ये वर्ष में 2 बार पड़ता है। एक तो 21 मार्च के समय और दूसरा 23 सितंबर के समय। 2 बार वर्ष लंबवत प्रकाश पड़ता है। 2 बार लंबवत प्रकाश पड़ने के कारण और भूमध्य रेखा बीचों बीच होने के कारण यहां पर दिन और रात क्या होते हैं? दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है मित्रों। क्योंकि सूर्य का यहाँ पे जो प्रकाश पड़ता है मित्रों, वो कैसा होता है? सूर्य का प्रकाश यहाँ लंबवत होता है। तो याद रखिएगा, यह सूर्य का जो लंबवत प्रकाश आता है यहाँ पे, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य, जब सूर्य का लंबवत प्रकाश की बात आती है 23 सितंबर और 21 मार्च, इसी से 2 इक्विनॉक्स विषु का निर्माण होता है। 2 विषु, बसंत और शरद विषु का निर्माण होता है। तो यहां पर जो दिन और रात होते हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं। दिन और रात में कमी नहीं होती है। तो पूछा गया किस अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। आंसर कौन सा होगा? यहां पर होगा कर्क रेखा।
मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री, मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में, और हिंज रेखा कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो यहां पर देखिएगा आंसर कौन सा सही हो रहा है, ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 25 डिग्री पर। तो जहां पर देखिए मैंने पहले ही बताया, पिछले ही सवाल की यहां भी चर्चा है, यदि हम सूर्य का लंबवत प्रकाश यहां मित्रों अगर पड़ रहा है, सूर्य का लंबवत प्रकाश यदि यहां पड़ रहा है, तो आप बताइए जब सूर्य का लंबवत प्रकाश यहां पड़ेगा तो तापमान जो है यहीं पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ रहा है, तो 23 सितंबर को पड़ेगा तो सर्वाधिक जो तापमान होगा, सर्वाधिक तापमान कहां पे होगा, यह विषुवत रेखा पर होता है, और सर्वाधिक तापमान के कारण ही यहां पर संक्रांति का निर्माण भी होता है। संक्रांति का मतलब यहां पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सर्वाधिक होती है मित्रों। तो ध्यान देना है, यहां पर सूर्य की लंबवत किरणें जो है सर्वाधिक होंगी, जिनके वजह से यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो सर्वाधिक तापमान यहीं पर होगा मित्रों, याद रखिएगा। लेकिन यदि तापमान के जगह पर यह पूछ दे कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो यहां पे सवाल का नेचर बदल जाएगा, क्योंकि जहां पे सर्वाधिक तापमान होगा वहीं सर्वाधिक वाष्पीकरण होगा, तो वहीं होगा। लेकिन आप भूमध्य रेखा नहीं बताएंगे लवणता के लिए उत्तरी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 20 डिग्री के मध्य में लवणता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि जितनी तेजी से यहाँ पे वाष्पीकरण होता है उतनी तेजी से बरसात भी होती है, संवैनी बरसात होती है, तो इसलिए यहाँ पे लवणता नहीं पाई जाती। लेकिन सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पे होगा। आंसर कौन सा सही है, जी ए वाला ऑप्शन भूमध्य रेखा सही होगा। ये गलत हो जाएंगे, 10 डिग्री उत्तरी नहीं होगा, 20 डिग्री उत्तरी नहीं होगा, और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 23 से 1/2 डिग्री उत्तर के बाद सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती नहीं है, तो 25 डिग्री पहले कैंसिल हो जाएगा। अब 20 डिग्री पर जो सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है वो थोड़ा सा मतलब विषुवत रेखा के जितना नहीं पड़ता है, और यहाँ पर तापक्रम रिकॉर्ड किए गए सबसे उच्चतम, तो वो जो होगा भूमध्य रेखा होगा मित्रों। आंसर कौन सा होगा, भूमध्य रेखा। तो ये हमारा 14वें सवाल का आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखिएगा बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देशांतर रेखाओं की संख्या 180 होती है, और पहला ही ऑप्शन असत्य मिल गया, क्योंकि देशांतर रेखाओं की संख्या मित्रों कितनी होती है, 360 होती है। देशांतर की संख्या कितनी है, तो देशांतर की संख्या जो है मित्रों वो है 360। तो याद रखिएगा देशांतर की संख्या होती है 360, और किसी भी सीन की ग्रीनविच रेखा को, कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। बात एकदम सही है। दूसरा, देशांतर रेखाओं के बीच की कोणीय दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। यह भी बात सही है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि देशांतर रेखा जो ये बनी हुई है, इस देशांतर रेखा की सभी रेखाएं आपस में मिलेंगी तो 0 डिग्री का बनेगा, और भूमध्य रेखा पे इनकी दूरी जो होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है, सर्वाधिक होती है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। यह भी बात एकदम एग्जैक्ट है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर बनेगा, और ये सब गलत हो जाएंगे। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो मित्रों पहला आंसर होगा, पहला कथन क्या है, असत्य है, बाकी सब सत्य है। तो ये हमारे क्वेश्चन, पहले 15वें क्वेश्चन का आंसर था। आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी सीन की प्रधान यामी-उत्तर कोणीय दूरी उस सीन का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। अब 2 ऑप्शन बचा, ये और ये। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। अब दूसरा लिखा है कि किसी भी सीन की प्रधान यामी-उत्तर से कोणीय दूरी को उस सीन का अक्षांश कहते हैं। प्रधान यामी-उत्तर से कोणीय दूरी को उस सीन का अक्षांश कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, या कहीं वृद्धि नहीं होती, क्योंकि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं
वह बराबर बराबर क्षेत्र में विभाजित होती हैं। तो पहला आंसर क्या हमारा असत्य है और बी वाला आंसर सही है। तो यहां पर असत्य पूछना था तो आंसर हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन ए सही होगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे मित्रों, गलत हो जाएगा। तो यहां पे ये ध्यान देना था क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ रहा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये वन लाइनर सवाल है, इसको याद रखिएगा। अभी पहले हमने बताया आपको कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर होती है, इसको याद रखना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।